गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सिविक्स। आप लोग जान ही रहे हैं क्योंकि आप तो रोज़ पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को पता ही है कि हम लोग सिविक्स में पढ़ रहे हैं। और सिविक्स का ये जो है कि आगे का कर्म है। हम लोग इससे पहले जो है नेल्सन मंडेला के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में कुछ जाना है। नेल्सन मंडेला का पूरा कंप्लीट कर लिए हैं और सभी भारतीय संविधान अभी हम लोग का स्टार्ट हो चुका है और ये आगे बढ़ रहा है। आज हम लोग का जो है वो क्या है 2.4। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे 2.4 जो है आज हम लोग पढ़ रहे हैं 2.4 भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो है कि मेरे तरफ से आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के साथ रोज़ जुड़ूंगा 8:10 में। हर दिन 8:10 में आप लोग के साथ में दिखाई दूंगा। 8:10 में हर समय जो है कि आप लोग वीडियो में डायरेक्ट जाइए। सब्सक्राइब यदि आप लोग किए हुए हैं तो सब्सक्राइब किए हुए हैं तो डायरेक्ट आपका जो है कि लिंक ही आपका जो है मोबाइल में आ जाएगा और आप जो है उस लिंक के माध्यम से भी जो है कि आप जा सकते हैं। पूरा लिखा हुआ आएगा, मेरा नाम लिखा हुआ आएगा, वहाँ पर देखिएगा। वहाँ पर जैसे क्लिक करिएगा आप वीडियो में आ जाइएगा। लेकिन हम लोग का स्टार्ट किए हुए हैं, भारतीय संविधान के बारे में हम लोग ने पढ़ा है और आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे हैं, कमेंट करिए, है ना। आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग किस प्रकार से हैं, थोड़ा सा हम भी जानना चाहते हैं। बहुत दिन से बात नहीं किए हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए आप लोग बताइए कि आप कैसे हैं, किस तरह पढ़ाई चल रहा है। कमेंट बॉक्स में आप लोग आइए, लाइव चैट है, वहाँ पर कमेंट करिए, जल्दी से करिए, सोचिए मत, ज़्यादा सोचो मत, करो। जी हाँ, आप ही को करना है तो करिए, जल्दी से कमेंट करिए। बताइए आप लोग कैसे कैसे हैं, सब ठीक है या किस प्रकार से। मेरी तरफ से सब ठीक है। और बहुत जल्दी हो सके जब कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए तो स्कूल चलने की संभावना भी बन जाए तो बहुत अच्छी होगी। तो स्कूल में हम लोग सब लोग मिलेंगे, एक दूसरे से बातचीत भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन उससे पहले तो अभी कमेंट के माध्यम से ही पता चलेगा कि आप लोग किस प्रकार से कैसे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 2.4 भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। इसको हम लोग को आज पढ़ना है। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। मतलब इस किताब के बारे में और बताया जा रहा है कि विभिन्न प्रकार से संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारा संविधान के पीछे का दर्शन क्या है, हमारा जो संविधान बना हुआ है उसका पीछे का दर्शन क्या है, इसके बारे में जानने का हम लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे। यह काम हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर, यदि हम लोग संविधान के दर्शन के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो आप लोग को पता होगा कि जो भी पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था कि जो भी वहाँ पर संविधान बनाने के समय में जो भी व्यक्ति उपलब्ध था, कितने व्यक्ति उपलब्ध थे, कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि कितना व्यक्ति वहाँ पर उपलब्ध थे। संविधान बनाने के लिए कितने सदस्य थे, जल्दी बताइए। नहीं बताने का मन है तो हम ही बता देते हैं 299 जो व्यक्ति जो संविधान बनाने के लिए थे वो सारे लोगों ने कुछ ना कुछ तो कहा होगा, कुछ ना कुछ बोले होंगे। जो संविधान सभा है उसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा। तो 299 जितने भी मेंबर हैं वो सारे लोग कुछ ना कुछ बोलते थे। तो वो सारा चीज़ है, रिकॉर्डिंग अभी भी उपलब्ध है, उसका सारा चीज़ रिकॉर्डिंग है, सारा चीज़ फ़ोटो के साथ है, वीडियो के साथ है और साथ साथ में जो है वो चीज़ जो है लिखित तौर पर है। मतलब जो व्यक्ति रिकॉर्डिंग सुनना चाहता है वह रिकॉर्डिंग सुन सकता है, जो व्यक्ति फ़ोटो देखना चाहता है तो फ़ोटो देख सकता है और जो व्यक्ति उसको पढ़ कर जानना चाहता है तो पढ़ के भी जान सकता है। अब जो व्यक्ति रिकॉर्डिंग देखेगा तो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उसे पता चलेगा कि क्या क्या उस समय हुआ था, तो इससे भी पता चलेगा कि भारतीय संविधान के पीछे कौन सा दर्शन काम कर रहा था। या जो भी व्यक्ति जो है कि किताब बना हुआ है उस किताब को पढ़ेगा तो भी पता चल जाएगा कि उस समय के लोग और उस समय का संविधान और उस समय के सारे लोग किस प्रकार के संविधान बनाना चाहते थे और किस प्रकार के संविधान बनाए और क्या ज़रूरत थी और किस प्रकार से जो है उन लोगों ने काम किया। ये भी आप वहाँ से देख सकते हैं, या तो पढ़कर या तो सुनकर। आपको जो अच्छा लगे उसको आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप जो किताबों के माध्यम से भी यहाँ पर जान सकते हैं। आगे हम देखते हैं
यह काम दो तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आपको बताए थे सब प्रस्तावना किसे कहा जाता है। जैसे आप लोग का किताब है, किताब में एक विषय वस्तु लिखा होता है और उस विषय वस्तु में लिखा होता है कि किस अध्याय में क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ जानकारी होती है। और इस किताब में क्या पढ़ना है इसके बारे में आपको पहले ही जानकारी दे दिया जाता है, उसे ही प्रस्तावना कहा जाता है। उसी प्रकार संविधान में भी एक प्रस्तावना है जो सबसे पहले उसको रखा गया है, और भारतीय संविधान किस आधार पर काम करेगी ये जो है वही प्रस्तावना में ही पता चल जाता है। ये बात भी आप लोग जान लीजिए। दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस पर बारी बारी से गौर करें। यहाँ पर हम लोग जो है बारी बारी से गौर करना है। अब थोड़ा सा मेरा फोटो छोटा कर लेते हैं। ये छोटा हो गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त रखें। मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया लगता है। आगे देखते हैं कौन लिखा है इसको। यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ, भारत के लिए ऐसा संविधान चाहते हैं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त रखा जाए। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति, ये महात्मा गांधी का लिखा हुआ चीज़ है, गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बोलने के लिए उनकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग दूसरे मेल जोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह ना हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं हूँ। ये महात्मा जी के द्वारा लिखा गया है। जैसे आप लोग जानते हैं बापू कहा गया महात्मा गांधी के द्वारा ये चीज़ लिखा गया है। तो महात्मा गांधी जो है लिखते हैं कि मैं ऐसा भारत चाहता हूँ, ऐसा भारत के लिए संविधान चाहता हूँ, ऐसा संविधान चाहता हूँ जिसमें स्त्री हो या पुरुष हो, जितने अधिकार एक पुरुष को दिया जाता है, जितना अधिकार एक लड़का को दिया जाता है, उतना ही अधिकार एक लड़की को देना चाहिए। उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है कि भारत एक ऐसा देश होगा और ऐसा संविधान का लागू किया जाएगा जिसमें नशा के लिए कोई जगह ना हो, कहीं पर भी किसी प्रकार का जगह ना हो। लेकिन ये अभी तक हो नहीं पाया है। आज भी जो है कि आप देख सकते हैं, घर के बाहर निकलिए आपको मिल जाएगा कि नशा होता है कि नहीं होता है, ये आपको ध्यान से दिख जाएगा। लेकिन जो महात्मा गांधी ने कल्पना किया है संविधान के बारे में, और संविधान ऐसा चाहते थे जिसमें नशा मुक्त हो, मतलब को किसी प्रकार का कोई नशा ना हो, कहीं पर भी जो है नशा के लिए कोई काम किया ना जा रहा हो, ऐसा जो है कि रखे हुए थे। इसके बाद जो है कि कहा जाता है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय के साथ आराम से बातचीत कर सकें, आराम से रह सकें, आराम से जा सकें, घूम सकें, खेल सकें, दौड़ सकें, और जो है कि जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। ऐसे होना चाहिए। ऐसा संविधान के लिए वो जो है कि सोच रहे थे। इसके बाद जो है कि महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कि मैं एक ऐसा संविधान के बारे में चाहता हूँ जो सबसे नीचे, जिसे हम लोग गरीब कहते हैं, गरीब सबसे नीचा जो व्यक्ति है उसे हम लोग गरीब कहते हैं, और जो सबसे ऊपर व्यक्ति है उसे हम लोग अमीर कहते हैं। इसकी खाई ना हो, मतलब अमीर और गरीब में समानताएं हो, बराबर हो, इक्वलिटी हो, मतलब कोई भी जो है कि निम्न ना समझे, सबको संविधान इक्वल अधिकार दें, बराबर अधिकार दें। और ये जो ऊंच नीच का जो है बातें भारतीय संविधान से बाहर कर दिया जाए, और भारत में जो है ऊंच नीच रहे ना। इस प्रकार का संविधान जो है महात्मा गांधी के द्वारा लाने का प्रयास या सोच विचार थे। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अम्बेडकर के मन में भी था। मतलब भेदभाव मतलब क्या कि आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ,
या फिर कोई गरीब है कोई अमीर है, तुम लड़का हो मैं लड़की हूँ, इस प्रकार की बातें जो है ये भेदभाव, या दूसरे पर कमेंट करना कि तुम जो है कि तुम तो गरीब हो और हम अमीर हैं, हम लोग साथ में कैसे रह सकते हैं, साथ में कैसे घूम सकते हैं, ये एक प्रकार का भेदभाव है। जाति के अनुसार भी भेदभाव किया जाता है, छुआछूत भी एक प्रकार का भेदभाव ही है। और गैर बराबरी मतलब बराबरी नहीं, बराबर नहीं, तो यहाँ पर जो है गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर ने भी जो है देखा था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान में बनाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। असमानता कैसे दूर की जाए, पहले जो है कि समानता असमानता के बारे में हम लोग जानते हैं। समानता क्या होता है, असमानता क्या होता है। समानता क्या होता है, सारे व्यक्ति एक साथ रहें, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, भारतीय संविधान उसे बराबरी का अधिकार दें। इस प्रकार का सोच उस समय चल रहा था कि कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि आप पुरुष हो तो आपका अधिकार ज़्यादा हो, आप महिला हैं तो आपका अधिकार कम हो, इस प्रकार का कुछ ना हो। जाति लिंग धर्म जैसे मान लीजिए कोई दूसरा धर्म का हो तो उसका अधिकार ज़्यादा हो, किसी दूसरे धर्म को जो अधिकार कम मिले, मतलब कोई एक खास धर्म को जो ज़्यादा अधिकार मिले, ऐसा भी जो है कि इस संविधान में नहीं चाहा गया था। मतलब कि हर स्तर पर बराबर, हर स्तर पर बराबर, कानून के स्तर पर हर लोगों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे, जिन्होंने यहाँ पर कुछ छूट रहा है, यहाँ पर एक इतना छूटा हुआ है, इसको पहले कर लेते हैं। आपस में कुछ भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम ना होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान में अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा। यहाँ से हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ गए यहाँ पर, लेकिन हम लोग को जो है कि यहाँ से इधर आना था, तो चलिए इसको सुधार कर लेते हैं। तो ये जो हम लोग अभी पढ़ें, ये जो है कि पूरी तरह से महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और महात्मा गांधी जो है कि संविधान के सदस्य नहीं थे, लेकिन अपना जो एक पत्रिका चलाते थे यंग इंडिया में उसने किस प्रकार का संविधान चाहते थे उसके बारे में यहाँ पर लिखें, उसके बाद यहाँ से शुरुआत होगी। तो भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जाए, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे, जिन्होंने अक्सर गांधी और उनके नज़रियों को कटु आलोचना की। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत ही स्पष्ट ढंग से रखा था। तो किसने रखा था, तो भीमराव अंबेडकर ने रखा था। यहाँ पर आप लोग कुछ नेताओं की तस्वीर दिखा देना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट दिखाते हैं बलदेव सिंह। इनका नाम बलदेव सिंह, जन्म 1901 और निधन जो है 1961। जन्म हरियाणा में हुआ था। सफल उद्यमी और पंजाब से थे। विधान सभा में पथक अकाली दल पार्टी के नेता थे। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत थे। बाद में इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बनाया गया। मतलब भारत के पहले, यदि कहा जाए पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले रक्षा मंत्री जो है बलदेव सिंह जो है भारत के पहले रक्षा मंत्री। यहाँ पर देखिए कन्हैया लाल और मणिकलाल एक ही नाम है, मुंशी। इनका जन्म 1887 में हुआ था और निधन जो है कि 1971 में हुआ था। इसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। ये एक वकील थे, इतिहासकार भी थे और भाषाविद थे, मतलब कई भाषाओं को जो जानने वाले व्यक्ति थे। कांग्रेस के नेता थे और गांधीवादी थे, मतलब गांधी के विचारों को मानने वाले थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक बने। मतलब स्वतंत्र पार्टी एक प्रकार का पार्टी था जो उसके जो है कि अगुवा बने, संस्थापक बने। अब देखिए इनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1991 में इनका जन्म हुआ। 1953 में इनका जो है निधन हो जाता है। जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे।
शिक्षाविद थे और वकील थे। हिंदू महासभा में सक्रिय थे। बाद में ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक बने। और इस पेज में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है और इधर कुछ दिया हुआ है। इधर आते हैं पहले। इधर कोई है? इधर नहीं, इधर कोई नहीं, सिर्फ इस साइड ही था। तो यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया था, तो आप लोग उस चीज़ को कर लीजिएगा। थोड़ी सी गलती हो गई शुरुआत में ही। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस व्यक्ति को जो आप देख रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका नाम यहाँ पर भीमराव रामजी अंबेडकर लिखा हुआ है। इनका जन्म 1891 में हुआ। 1956 में इनका जो है कि निधन हो जाता है। जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। सामाजिक क्रांतिकारक चिंतक थे। जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी थे। आंदोलनकारी थे। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। माने इनके द्वारा जो पार्टी बनाया गया था वो क्या है? रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बनाए गए थे और ये जो भारत के पहले कानून मंत्री थे। यहाँ पर देखिए इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही है जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं का नाम है जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 1889 में हुआ था। 1964 में इनका जो निधन हो गया। जन्म उत्तर प्रदेश हुआ। अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री थे। वकील और कांग्रेस के नेता थे। समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद के विरोध के पक्षधर थे। बाद में ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए। और ये है सोमनाथ लाहिड़ी। सोमनाथ लाहिड़ी 1901 को जो है कि 1901 को जो इनका जन्म हुआ। 1984 में इनका जो एक निधन हो जाता है। जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। लेखक और संस्थापक थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य बने। ये कुछ लोग थे जिसको आप लोग को जानना है। ये नोट्स की तरह आप लोग बना सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए थे। अब क्या क्या चाहते थे अंबेडकर, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। मतलब 26 जनवरी को हम लोग जानते हैं भारत का संविधान कब लागू हुआ। आप लोग कमेंट करिए। भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी और आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। देखिए, छोटा सा करने दो, छोटा हो गया, अब परफेक्ट है। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता, मतलब राजनीति के मामले में हम लोग जो है समान अधिकार को रखने वाले होंगे। मतलब हर एक व्यक्ति को समान अधिकार होगी। पर आर्थिक और सामाजिक जीवन पर असमानताओं से भरा होगा। मतलब कि जो आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। मतलब जब हम लोग का वोटिंग होगा तो उस समय एक वोट एक व्यक्ति जो है एक ही वोट कर सकता है। और जितना एक प्रधानमंत्री का वोट का ताकत होगा उतना एक निम्न स्तर के जो सबसे नीचा स्तर में आते हैं। जैसे हम लोग जो है कि हम लोग का जो है प्रधानमंत्री और हम लोग का तुलना किया जाए तो हम लोग राजनीति के लास्ट इकाई में आएंगे। तो मतलब हम लोग निम्न हो गए। और जो है कि यदि पद के दृष्टिकोण से देखें तो प्रधानमंत्री जो है उसका पद जो है सबसे, उनका जो पद जो है ऊपर में आएगा। तो उनका जो है, और राष्ट्रपति का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, और उन लोग जो है कि वोट करने जाते हैं तो उनका वोट का जितना महत्व उन लोग का वोट का है, उतना एक गाँव के बैठे हुए जैसे मेरे जैसे व्यक्ति का वोट का भी जो है उतना ही महत्व है। या फिर जो किसी प्रकार का कोई काम धंधा ना करता हो, बेरोजगार हो, या सिर्फ देश में रहता हो और वोट करता है तो उसका महत्व प्रधानमंत्री के वोट के बराबर ही माना जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री का वोट का अलग महत्व होगा और आम जनता का वोट का जो है अलग महत्व होगा, ऐसा नहीं है। मतलब सबका जो है एक समान वोट होगा। ये एक पहला बात।
अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकाराना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभास संपूर्ण जीवन को कितने समय तक जीतते रहेंगे। हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे। अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को संकट में डालेंगे। मतलब कि जो है बोल रहे हैं कि हम लोग को जो है कि जो समानता है उसको जो है कि नहीं भूलना चाहिए। हम लोग को समान भाव समान विचार के जो है कि चलना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एस कहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो नो बोलिए। फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग का जो है लिए ही हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद कब हुआ था? रात के समय में आज़ादी हम लोग को मिली। 15 अगस्त के रात में जो हम लोग को आज़ादी मिलती है 1947 को एकदम लास्ट में, मतलब पूरा इतना आज़ादी के लिए हम लोग तीव्र से तैयार थे कि रात तो रात ही से, जब देना आज़ादी दे तो ले लेंगे, है ना। कुछ लोग कहते हैं आज़ादी हम लोग लड़ के लिए हैं, कुछ लोग अंग्रेज बोलते हैं कि हम लोग जो आज़ादी दिए हैं, हम लोग बोलते हैं आज़ादी लिए हैं। अब इस बात में भी कभी हम लोग का एक बार अच्छा खासा विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। आखिर यहाँ पर देखते हैं तो 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि मतलब 12 बजे रात, मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू मतलब हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मतलब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया भाषण यहाँ पर लिखित तौर पर है। तो आइए पढ़ते हैं क्या लिखे हैं। वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वादों पर अमल करें। मतलब हम लोग पहले जो है कि बहुत वर्षों पहले जब हम लोग गुलाम हो गए थे तो आज़ाद होने के बारे में सोचे थे, अपना देश, अपना तंत्र, अपना सारा चीज़, अपना नीति और उसके बारे में हम लोग सोचे थे। ये कब सोचे थे? वर्षों पहले, बहुत दिन पहले, अपने वादों को अमल करने। और अब समय आ गया है इसको पूरा करने का। घड़ियाँ जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएगी, मतलब कि घड़ियाँ जो है मतलब सुई जो चलती है घड़ी का, वो जैसे ही 12 बजा देगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, मतलब जितने लोग हैं जहाँ रात होता है वह जब सारी दुनिया सोती होगी तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा। तब भारत को आज़ादी मिलेगा, इसलिए नया शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा, भारत जो है आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं। हम लोग भी जैसे हैं क्या करते हैं कि कभी कभी ऐसा क्षण तो जरूर आता है जब हम लोग पुराना छोड़कर नया यूज करते हैं। जैसे मान लो जब हम लोग का ये कमीज ले लेते हैं, जब हमारा कमीज पुराना हो जाएगा, फट जाएगा, तो उसको क्या करिएगा आप? उसको पहनते रहिएगा। हम लोग सोचो बचपन में सबसे पहले जो कपड़ा पहने थे, बचपन का सबसे पहला कपड़ा जो पहने थे, क्या आज हम लोग के पास वो कपड़ा है? हम लोग वो कपड़ा आज देख पाते हैं? आप भी सोचिए, आप भी बचपन में जब आपका जन्म होगा तो आज जन्म होने के बाद आपको जो कपड़ा पहनाया गया था, क्या आप उस कपड़ा को देखे हैं? आज तक है कपड़ा नहीं है। मतलब पुराना चीज़ को हम लोग छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ के हम लोग के आगे बढ़ रहे हैं। मतलब बचपन के हर एक चीज़ को हम लोग छोड़ दिए। जिस प्रकार से बचपन छोड़ दिए, इसी प्रकार आज हम लोग के पास नया कपड़ा है। कल दिन ये कपड़ा पुराना हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो क्या करेंगे? इसको भी छोड़ देंगे। उसी प्रकार हम लोग गुलाम हुए थे, गुलाम में बहुत प्रकार की समस्याएँ हुई। तो समस्या ना होती तो हम लोग तो गुलाम को यदि मान लो गुलाम को कहता आओ बेटा आओ बैठो, खाना खा लो, काम नहीं करना, तो गुलाम ही नहीं। तो गुलाम का मतलब क्या है? गुलाम मतलब क्या है कि उसको हर प्रकार का प्रताड़ना देना, हर प्रकार का जो है कि मतलब बुरा से बुरा कर्म उसके साथ करना। तो भारत के नागरिकों के साथ भी बुरा से बुरा कर्म किया जा रहा था, उसको जो मारा जा रहा था, बलात्कारें हो रही थी, भारत देश की जनताओं को जो है कि फांसी में लटका दिया जा रहा था। जैसे उदाहरण के लिए भगत सिंह, तो आप लोग सब लोग जानते हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद को किस प्रकार से गोली मार दिया गया, ये बात आप लोग जानते ही होंगे। झांसी की रानी को भी किस प्रकार से जो है कि
उनको जो है कि साथ युद्ध हुआ और लड़ाई हुआ, तो ये सारे चीज़ जानते हैं। तो ये जो है कि गुलामी का दौर था। गुलामी के दौर में भारत के लोगों को किसी प्रकार का जो है कि इज्जत नहीं मिल रहा था। भारत के लोगों को जो है किसी प्रकार से आगे बढ़ने का भी मौका नहीं मिल रहा था। किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस को खोजा जा रहा था, ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या है कि उस गुलामी को छोड़कर आगे की ओर बढ़े, और आगे की ओर बढ़ते बढ़ते हम लोग क्या है आज़ादी के दौर में आए। और आज़ाद जो 15 अगस्त 1947 का जो भाषण है जवाहरलाल नेहरू का, उनका जो है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और वही बोल रहे हैं कि सारी दुनिया जब सो रही होगी तब हम लोग जो है कि देश जो है आज़ाद हो रहा होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं। मतलब पुराना हम लोग के लिए उस समय क्या था, गुलामी था। पुराना क्या था, गुलामी था। और नया क्या हो जाएगा, आज़ादी। और नया क्या हो जाएगा, आज़ादी। हम लोग मतलब आज़ाद हो रहे हैं। कब आज़ाद हो रहे हैं, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 में हम लोग आज़ाद हुए। ये भाषण किस दिन का है, उसी दिन का है। किसके द्वारा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा है। जब हम छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की परदबी हुई आत्मा प्रसूत होती है, आवाज़ पाती है, ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित है। आज़ादी और सत्ता जिम्मेवारियाँ लाती है। आज़ादी जैसे ही आ गई तो देश की जनता को किस प्रकार से विकास हो, देश का विकास किस प्रकार से हो, देश को आगे किस प्रकार से बढ़ाया जाए, ये एक प्रकार से जो है समस्या आती है। मतलब मान लीजिए आपको अचानक आप आज बैठे हुए और यहाँ से उठाकर सीधे को किसी को बोल दें कि चलो अब तुमको जो है कि हम प्रधानमंत्री बना देते हैं, तो आदमी जो है सोचते रह जाएगा कि मैं प्रधानमंत्री बन के करूँगा क्या। उसी प्रकार हम लोग जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। अचानक हम लोग की आज़ादी की लड़ाई जो है कंप्लीट कब हुई, 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हो गए। अब जिम्मेवारियाँ क्या आ गई कि भारत देश को चलाने की, भारत देश को किस प्रकार से चलाएंगे, किस प्रकार से भारत देश को आगे बढ़ाना है, ये सारी जिम्मेवारियाँ कब आ गई, अब हम लोग के पर आ गई। अब हम लोग ये सारी जिम्मेवारियों को निभाना पड़ा। इस जिम्मेवारी को सबको लेके जाना पड़ेगा। अब किसको रक्षा मंत्री बनाया जाए, किस प्रकार से रक्षा मंत्री बनाया जाए, किसको जो है प्रधानमंत्री बनाया जाए, प्रधानमंत्री बनाया जाए तो उसे किस प्रकार से प्रधानमंत्री बनाया जाए, किसको विदेश मंत्री बनाया जाए तो किस प्रकार से विदेश मंत्री बनाया जाए, पुलिस हो तो किस प्रकार से पुलिस हो, किस प्रकार से पुलिस कार्य करेगी, कानून हो तो कानून किस प्रकार से बनाया जाए, किस प्रकार से कानून जो है कि काम करेगा, राष्ट्रपति हो तो राष्ट्रपति के कितने काम होना चाहिए, किस प्रकार से काम करेगा, भारतीय नागरिक को कितना अधिकार होना चाहिए, ये सारे चीज़ हम लोग के ऊपर में जो है कि आज़ाद होते हैं ये सारी जिम्मेवारियाँ आ गई। सुप्रीम कोर्ट हो तो सुप्रीम कोर्ट क्या क्या करेगी, क्या क्या नहीं करेगी, ये सारी जिम्मेवारियाँ जो है कि जैसे ही हम लोग आज़ाद हो गए हैं वैसे ही जो है कि ये सारा चीज़ हम लोग पर ऑटोमेटिकली जो है कि आ गया, और ये सारा चीज़ हम लोग को करना ही पड़ा और करना ही चाहिए। नहीं करने पर जो है कि देश कैसे चलेगा। भारत की संपूर्ण लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेवारियां हैं। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी क्या लिखा है, प्रसव पीड़ा झेली है और इस कर्म में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इससे कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है। मतलब वो जो गुलामी का दौर है वो ख़त्म हो चुका है, गुलामी जो है कि जा चुकी है और अब भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। मतलब अच्छे संकेत दे रहे हैं, आगे बढ़ने का संकेत जो है कि भविष्य हमें दे रहा है। या भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं है। मतलब कि आज़ाद हो गए इसका मतलब ये नहीं कि अब हम लोग आराम करेंगे, आराम से सो जाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। अब हम लोग को दोगुनी मेहनत करने की ज़रूरत है, देश को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, देश को एक विकासशील अभी देश है, इसको विकसित करने की ज़रूरत है, हर समस्या को दूर करने की ज़रूरत है, गरीबी को दूर करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ जो है करने की ज़रूरत है। यह भविष्य बहुत आराम करने या सुलझाने की नहीं बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है, और एक शपथ हम आज भी लेंगे। भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियां से पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। मतलब भारत की सेवा करने का अर्थ जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में यदि अर्थ है तो क्या है, दुख से और परेशानी से बहुत सारी जनताएं पीड़ित हैं तो उनकी सेवा करना। ये तो गया कहाँ गया भाई, कहाँ इतना परेशान करता है, आराम से रहो ना, लास्ट में जा रहा था ना।
कभी कभी परेशानियां कर देता है। दुख और परेशानियों से पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना, इनका अर्थ है दरिद्रता। दरिद्रता मतलब भूख प्यास से तड़पने वाला व्यक्ति, जो भूख है, दरिद्र मतलब खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। अज्ञान, अज्ञान मतलब जैसे अभी कोई ज्ञान का अर्जन आप लोग कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आपको ज्ञान मिल रहा है, उसी प्रकार बहुत सारे लोग जो नहीं पढ़ रहे हैं उसको ज्ञान नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जैसे आप लोग 4 लोग आ रहे हैं तो आप लोग को ये पता चल रहा है कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरह से रोज़ पढ़ रहे हैं। जबकि जो और 4 लोग हैं उन लोग को नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो उन लोग को ये क्या ये सीख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं। तो बहुत सारे उस समय पढ़ाई लिखाई में कमजोरियाँ थी। भारत में जो है कि शिक्षा का स्तर किस प्रकार था आज़ादी के बाद, वो आप लोग चाहे तो देख सकते हैं वेबसाइट में। अज्ञान और बीमारी, बीमारी भी जो बहुत ज़्यादा था। अवसर की असमानताएं का अंत, हमारे युग में महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। मतलब हमारे देश के जो भी महान व्यक्ति हो गए, जितने भी महान व्यक्ति आए, जितने भी महान व्यक्ति हुए, वो सारे का एक ही कामना हुआ था कि देश में जितनी भी गरीब है और जितने भी गरीब की आंखों में आंसू निकलता है, वो सारे आंसू को जो है कि क्या करना है, पोंछना है, मतलब आंसू को दूर करना है। संभव है यह काम हमारे भर से पूरा ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। मतलब जितने व्यक्तियों के, जब तक किसी व्यक्ति के पास, किसी भी व्यक्ति के पास किसी गरीब की आंखों में आंसू है, तब तक जो है हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा। ये बात नेहरू जी के द्वारा बोला गया। अब यहाँ पर कहाँ पहुँचे, क्या समझे, और ये है आपके कुछ सवाल, देख लेते हैं। पहले दिए तीनों उदाहरणों को गौर से पढ़ें। 3 उदाहरण को, एक महात्मा गांधी के द्वारा उदाहरण दिया गया है, एक जो है अम्बेडकर जी के द्वारा दिया गया है, एक जो है नेहरू जी के द्वारा, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हुए उनके द्वारा दिया गया। तीनों को पढ़ने के बाद यहाँ पर क्या क्वेश्चन लिखा वो देखिए। पहचानिए कि कौन सा एक विचार इन तीनों के उदाहरणों में उपस्थित है। इन तीनों उदाहरणों में इस साझे को, विचार को व्यक्त करने का तरीका किस तरह एक दूसरे से भिन्न है। ये सारा चीज़ आप लोगों का काम है, क्या करना है आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, बाकी आप समझदार हैं। अब हम लोग का जो है संविधान का दर्शन, पहला स्टार्ट करते हैं। संविधान का दर्शन थोड़ा और बड़ा कर दिए, यहाँ पर रखते हैं। संविधान का दर्शन, इसको इधर रख देते हैं। संविधान का दर्शन एकदम बढ़िया दिखा है। संविधान का दर्शन के बारे में अब हम लोग को आगे पढ़ना है। तो जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए, तथा जो इस कर्म में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है, उसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहा जाता है। मतलब भारतीय संविधान जो सबसे पहला पृष्ठ है जिसमें लिखा गया है, तो उसमें क्या लिखा गया है, प्रस्तावना लिखा गया। उसको जो उद्देशिका भी कहा जाता है और प्रस्तावना भी कहा जाता है। ये जो बीए में जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा विस्तार से पढ़ाया गया है। इसको आप लोग को यदि कोई बीए करना चाहेंगे उस समय में, जब आप लोग धीरे धीरे, और यदि ये जो है सब चला और यही सारा चीज़ चला, तो उस समय आपको जो है कि ये सिलेबस चला, तो आपको प्रस्तावना उस समय पढ़ना होगा। अमेरिका किधर गया, उद्देशिका होती है, इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहा जाता है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आइए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला
अच्छा या बुरा है, इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। मतलब भारतीय प्रस्तावना में जो है भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो बसती है। ये है प्रस्तावना, लेकिन इस यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ये प्रस्तावना है। हम भारत के लोग भारत को, लेकिन इससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे। कहाँ चलते हैं? यहाँ चलते हैं। संयुक्त राज्य के हम सभी लोग, इसको थोड़ा देखते हैं। अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपने और अपनी समृद्धि को स्वतंत्रता को लाभ देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका वाला जो है प्रस्तावना है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रस्तावना है जिसमें क्या है, अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू, ये जो प्रस्तावना है कहाँ का है? अमेरिका का है। अब हम लोग दक्षिण अफ्रीका का, ये जो प्रस्तावना आप देख रहे हैं ये जो है दक्षिण अफ्रीका का है। तो इसको हम लोग पढ़ के देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका का प्रस्तावना क्या कहता है? अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं। मतलब जो भी अन्याय हुआ है इतिहास में उसे हम लोग स्वीकार करते हैं। अपनी भूमि पर आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं। मतलब जो व्यक्ति न्याय के लिए, आज़ादी के लिए इतना कष्ट उठाया उसको भी हम सलाम करते हैं, मतलब उसका सम्मान करते हैं। अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों को आदर करते हैं। जो अपने देश को विकसित करने का काम कर रहे हैं और जो विकसित करने का प्रयास किए उनको जो है हम लोग का आदर करते हैं, मतलब उनका भी सम्मान करते हैं। और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उस सभी का है जो यहाँ रहते हैं। और दक्षिण अफ्रीका जो यहाँ पर माना गया, जो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में जो रहते हैं वो दक्षिण अफ्रीका सबका है। यहाँ की विविधता से जुड़े, इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस पर संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले के विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय और मौलिक मानव अधिकारों पर आधारित एक समाज बने। एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले। मतलब जो भी दक्षिण अफ्रीका का ये प्रस्तावना है उसमें कह रहा है कि जो सरकार बनेगी वो लोगों की इच्छा से बने, किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं बने, दक्षिण अफ्रीका के लोगों की इच्छा से बने चले तथा हर नागरिक को कानून से समान संरक्षण मिले। मतलब समानता का अधिकार हो। जितना अधिकार एक प्रधानमंत्री का हो उतना अधिकार जो है दक्षिण अफ्रीका में एक राष्ट्रपति का भी होना चाहिए और उतना ही अधिकार एक जनता का भी होना चाहिए। सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और हर एक व्यक्ति की संभावना को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो और एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो जो राष्ट्रों के समूह में एक संपूर्ण देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। और लास्ट में लिखा गया है ईश्वर के जो है हमारे देश का और हमारे लोगों की रक्षा करे। ये किसका प्रस्तावना था? तो ये दक्षिण अफ्रीका का। और अब हम लोग यहाँ शुरुआत करते हैं। ये है भारत का प्रस्तावना। थोड़ा बड़ा छोटा करके सब देख लेते हैं। देखिए ये है इतना, और उसमें से पहला जो लिखा हुआ उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम भारत के लोग भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। मतलब जो भारत का जो सरकार बनती है, जो भारत का जो कानून बनता है या भारतीय संविधान उस समय बना था, ये सारे जो है भारतीय जनता के द्वारा बनी हुई है। ना एक किसी व्यक्ति के बना हुआ है, ना कोई एक राजा बना रहा है, ना कोई एक बाहर का आदमी आकर बना रहा है। ये सारे कानून जो कौन बना रहा है? भारतीय लोग बना रहे। अब कहाँ जाए, इसको जाए, समाजवादी जाए। ये है प्रस्तावना, यहाँ पर प्रस्तावना, ये है मेन प्रस्तावना। इसी को कहा जाता है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है ध्यान से देखिए। ये यहाँ तक जो है, सॉरी मैं यहाँ पर उंगली दिखा रहा था, आपको तो उंगली दिखेगा नहीं। यहाँ भारत का संविधान जो लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है भारतीय प्रस्तावना। सबसे पहले जो है प्रस्तावना को ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद साइड वालों को पढ़ेंगे।
भारत का संविधान उद्देशिका, उद्देशिका का मतलब ही होता है प्रस्तावना, प्रस्तावना का मतलब ही होता है उद्देशिका। ये एक बात जान के, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसके बारे में साइड में लिखा हुआ, उस समय समझेंगे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब यहाँ पर भारत के जो भी व्यक्ति है उसे जो है सामाजिक अधिकार मिलेंगे। सामाजिक मतलब वो यदि चुनाव लड़ना चाहता है तो चुनाव लड़ सकता है, वो किसी भी राज्य में रहना चाहता है। कोई यदि झारखंड में रहता है, झारखंड में उनका जन्म हुआ और वो चाहता है कि असम में रहना चाहता हूँ तो असम में रह सकता है। कोई यदि जो है कि कहीं भी रहना चाहे, मतलब कि तमिलनाडु में रहे या फिर आपका चेन्नई में रहे, आपका कर्नाटक में रहे, महाराष्ट्र में रहे, तो ये भी स्वतंत्रता उसको है। सामाजिक न्याय है, वो चाहे तो महाराष्ट्र से भी जो है चुनाव लड़ सकता है, दिल्ली से भी लड़ सकता है, कर्नाटक से भी लड़ सकता है, मैसूर से भी लड़ सकता है, हर एक जगह से जो है कि कर सकता है। मतलब जो भी उसको सामाजिक कार्य है वो सारा जो स्वतंत्रता भारत सरकार देती है, भारत का संविधान देता है। आर्थिक मतलब पूंजी, पैसा कमाने वाला जो भी काम है वो जहाँ करना चाहे वो कर सकता है। और राजनीतिक न्याय मतलब कोई भी जो फैसला न्याय जो है उसे जो है कि मिल सकता है। विचार मतलब जो भी बोलना चाहे, जो भी वो बोलना चाह रहा है, व्यक्त करना चाह रहा है, वो भी जो है कि उसे टोटल बोलने का अधिकार है, पूरा अधिकार है, वो बोले, आए और बोले, कोई दिक्कत नहीं। अभिव्यक्ति मतलब अपने से बोलने वाला व्यक्ति जो भी बोलना चाहे वही जो बोले। मतलब विचार अभिव्यक्ति दोनों एक प्रकार है, किसी का विचार मान सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है। विश्वास वो किसी पर भी विश्वास कर सकता है। विश्वास धर्म कोई भी धर्म को जो मान सकता है, जो धर्म चाहे, जितने भी धर्म भारत में चलता है या जो नहीं चलता वो भी जो है कि मान सकता है। और उपासना की स्वतंत्रता, और उपासना करने की स्वतंत्रता मतलब कि जो भी फास्टिंग करना है, जिसको पूजा पाठ जो भी करना है, जैसा भी करना है, जिस प्रकार से करना है वो कर सकता है। प्रतिष्ठा और अवसर में समानता है, मतलब जितने भी सरकारी कार्य हैं, जितनी भी सरकारी नौकरियाँ, उसमें सबको जो है कि अवसर एक समान मिलेगा। मतलब कि यदि आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, जो आपको बनना चाहता है और जो व्यक्ति भी बनना चाहता है, जो व्यक्ति बनना चाहता है और जो व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति हम लोग का समाज का, हम लोग का घर का या दूर का, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, मतलब भारत देश में जितने भी लोग हैं उसमें से कोई व्यक्ति यदि कुछ भी बनना चाहे, शिक्षक बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, एमएलए बनना चाहे, विधायक बनना चाहे, राष्ट्रपति बनना चाहे या जो बनना चाहे, उसे पूरा अधिकार है बनने का। यह अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता है। यहीं पर इसको लिखा गया है समानता, क्या लिखा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा मतलब उसका इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, मर्यादा और राष्ट्र की एकता मतलब राष्ट्र को एक बनाए रखने के लिए और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता मतलब कि राष्ट्र की एकता बढ़ाने के लिए जो भी कार्य है, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग 6 शुक्लक सप्तमी स्वत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। ये था हमारा प्रस्तावना। इसी प्रस्तावना के बारे में तब से बात किया जा रहा था। अब हम लोग यहाँ पर जो है एक करके यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ लिए समाजवादी, जो यहाँ पर प्रस्तावना में एक समाजवादी था, आप लोग को पता है समाजवादी था कि नहीं था ना। तो समाजवादी जो है कि उसके बारे में देखते हैं। समाज में समता सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उनका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ है उसे जो समान अधिकार के साथ बंटवारा होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह से बनाए कि सामाजिक आर्थिक समानताओं की कम हो। मतलब कोई भी कार्य जो है कैसा ना लगे कि किसी एक खास गिरोह खास व्यक्ति के लिए देखकर कानून बनाया गया है, ऐसा सरकार कोई भी कानून ना बनाए। लोकतंत्रात्मक सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों का समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं, मतलब लोग जो है कि आप लोग वोट के द्वारा जो है किसी को भी चुन सकते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार
कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। ये आपको पता है। मतलब जो भी सरकार है, जो भी चुना जाती है, जो भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, ये जो है जनता के वोट के द्वारा ही चुनी जाती है। चाहे वह केंद्र सरकार हो, चाहे वह जो है राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो या चेन्नई की सरकार हो या पश्चिम बंगाल की सरकार हो, उसे चुनने का कार्य जो करती है जनता ही करती है। कौन करती है? जनता ही करती है। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब किसी को न्याय देने के समय यह ना देखा जाएगा कि उसका जाति कौन सा है। मान लो कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति है ए और बी, दोनों लड़ाई करके गया हुआ है और दोनों अलग अलग कास्ट के हों, तो वहाँ पर जब कोर्ट गया और कोर्ट जाने के कोर्ट ये नहीं पूछेगी कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, ये नहीं पूछेगी। आपको न्याय जो है कि सामाजिक न्याय आपको मिलेगा। नागरिकों के साथ उनके जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब किसी प्रकार से भेदभाव कि नहीं करेगा कि आपका जाति कौन सा है, आपका लिंग कौन सा है, आप किस धर्म के हैं, इस प्रकार के आपसे सवाल कोई नहीं पूछ सकता है। स्वतंत्रता, नागरिकों कैसे सोचें। नागरिक जो है वो नागरिक, कोई भी नागरिक कैसा सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। मतलब वो किस प्रकार से अपना विचार को व्यक्त करना चाहता है और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें और अपने विचारों को किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। मतलब इसमें किसी प्रकार का पाबंदी जो है नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं बंधुता। ये सारे जो है प्रस्तावना के अंदर लिखा हुआ है। हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। मतलब भारत के जितने भी लोग हैं उसे ये संविधान के द्वारा जो उम्मीद किया जा रहा है कि हम लोग जितना भी लोग हैं एक ऐसा आचरण करें जैसे हम लोग घर का परिवार में जिस प्रकार आचरण करते हैं, हम लोग को माता पिता के साथ आचरण करते हैं, घर में जो जिसके साथ रहते हैं उन लोग भाई बहन के साथ आचरण करते हैं, और सबको लगे, सारे देश को लगे, पूरा देश को लगे कि हम लोग कोई दूसरा नहीं है, कोई अलग नहीं है, सब हम लोग एक हैं, एक परिवार है, एक घर है, भारत जो एक घर है और हम सब लोग जो है एक परिवार है। इस मान्यता के साथ हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए और ऐसा जो है कि हम लोग को विचार करना चाहिए। भारत को एक घर मानना चाहिए और हम अपने आप को, जैसे आप लोग सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ, तो हम लोग भी अलग नहीं मानना चाहिए, सब जो है एक साथ मानना चाहिए, एक परिवार मानना चाहिए। इस प्रकार की कामना जो है कि हमारा संविधान करता है। हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हो। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने। मतलब एक नागरिक जो है दूसरे नागरिक को, मतलब एक आदमी जो है दूसरे आदमी को या औरत को या महिला को या लड़का को या लड़की को जो है उसे कमज़ोर ना माने। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं समता, कानून के समझ सभी लोगों को समान। मतलब यदि किसी भी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति हो, चाहे बड़ा पैसा वाला हो या कम पैसे वाला हो, सबके सामने जो कानून हो, भारतीय कानून हो, एक समान हो, किसी के साथ ऊंच नीच का व्यवहार ना करे, सबको एक साथ एक जैसा कानून ही लागू करे। मतलब कोई व्यक्ति के साथ जो भी हो, सब एक समान कानून लागू हो। मर्डर का जैसे कानून हो तो मर्डर का कानून यदि अमीर आदमी के पास जिस तरह लागू हो रहा है तो उसी प्रकार से गरीब आदमी को भी उसी तरह से लागू होता है। कानून के समझ सभी लोग समान है। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। मतलब पहले से यदि किसी प्रकार की असमानताएं चली आ रही हैं, किसी प्रकार की भी असमानताएं, तो सारी असमानताएं जो है कि समाप्त होना ही पड़ेगा, ख़त्म होना पड़ेगा। मतलब उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। मतलब सरकार द्वारा सारे नागरिक को समान अवसर, मतलब समान अधिकार देने का, जैसे हम लोग को नौकरी होता है तो उसमें समान अधिकार दिया जाने का प्रयास करती है। गणराज्य, शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राजा का खानदान का। मतलब गणराज्य यदि किसी भी पद में, मंत्री का पद में, जैसे विद्युत मंत्री है, जैसे ऊर्जा मंत्री है, रक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उसमें ऐसा ना हो कि किसी राजा का जो है कि वंश जो है जाकर बैठ जाए। मतलब जो भी मंत्री बनेगा, जो भी एमएलए बनेगा, जो भी पद में जाएगा, ये सारे लोग जो है कि चुनाव के माध्यम से जाएंगे और चुनाव में वोट करने का अधिकार सबको होगा और जनता ही फैसला करेगी कि किसकी सरकार बनेगी, कौन क्या बनेगा। ये जो है कि जनता के वोट से ही पता चलेगा। अब आगे हम लोग पंथ निरपेक्ष, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने का पूर्ण स्वतंत्रता होगी। मतलब कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। मतलब भारत में कानून के तौर पर यदि देखा जाए तो ये भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को सम्मान देती है। मतलब कि उसे बराबर मानती है और सम्मान मतलब इज्जत देती है।
अब आगे, पर्वत संपन्न। पर्वत संपन्न मतलब लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का अधिकार है, सर्वोच्च अधिकार है। मतलब कि लोग जो है कि किसी को भी अपना अधिकार, अपना बारे में सोचने का अधिकार, अपना क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारे अधिकार उस व्यक्ति के पास हैं। लोग अपने बारे में खुद सोच सकता है, कोई भी अपना काम कर सकता है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। और कोई भी सरकार जो है, मतलब अमेरिका की सरकार हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, इंग्लैंड की हो, आयरलैंड की हो, स्कॉटलैंड की हो, चीन की हो, जर्मनी की हो, श्रीलंका की हो, नेपाल की हो, कोई भी देश का क्यों ना हो, पाकिस्तान की हो, है ना, अफगानिस्तान की हो, कोई भी जो है कि भारत को ये नहीं बोलेगा कि आपको ये करना चाहिए और भारत सरकार जो उसकी बातों पर आकर काम करेगी। ऐसा जो है कि भारत नहीं है। भारत सर्वोच्च संपन्न है, मतलब ये जो है अपना फैसला भारत के लोगों के द्वारा जो है लिया जा सकता है, भारत खुद ले सकती है। यहाँ पर सारे लोगों की स्वतंत्रता है, समानताएँ हैं और सारे समान अवसर हैं। तो यहाँ पर जो है कि सारे व्यक्तियों को अपना अधिकार है, तो देश का भी फैसला लेने का अधिकार इन्हीं लोगों के पास ही है। और ये तो हम लोग शुरुआत में ही पढ़े थे, तो मतलब प्रस्तावना का जो है सारे अंक जो है कि हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग जो है कि जाते हैं 13वां पेज। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन देते ही मेरा जो दिमाग ठनक जाता है। तो यहाँ पर जो है कि जब क्वेश्चन दिया है तो उस क्वेश्चन को देख लिया जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत और दक्षिण अफ्रीका के संविधानों के प्रस्तावों की तुलना कीजिए। यहाँ पर जो दिया हुआ उसको तुलना करना है। इन सभी में जो विचार साझा है उनकी सूची बनाइए। आप सूची किस तरह बनाते हैं बनाइए। इन सभी से कम एक बड़े अंतर को रेखांकित करिए। तीनों में से कौन सी प्रस्तावना अतीत की ओर संकेत करती है। इन प्रस्तावनाओं में से कौन सी ईश्वर की आह्वान नहीं करती। ये आपको मानना है। आप देखिए क्या मानना है, क्या करना है। आज लगता है ख़त्म हो जाएगा। हाँ, आज तो ख़त्म करके छोड़ेंगे, बहुत दिन हो गया। ये लास्ट पेज है। इतना जो है कि बार बार मेहनत कराया, बहुत मेहनत कराया। संस्थाओं का स्वरूप। संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है। मतलब संविधान जो है कि बोलने का कार्य नहीं है कि बोल दिया बस हो गया, अब कोई काम हो चाहे ना हो, मतलब जो लिखा उसके अनुसार काम होगा। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है, संविधान इन मूल्यों का संस्थागत रूप देने की कोशिश है जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उनका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। मतलब इसे समय पर जो है कि बदलाव की आवश्यकता पड़ती है और उस प्रकार से किया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों में दूर करना चाहिए। मतलब समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। मतलब जो समाज में बदलाव हो रहा है उसे जो है कि जोड़ना चाहिए। जैसे कि हम लोग यदि 1948 या 1947 के बारे में सोचें तो उस समय हम लोग के बड़े बड़े लोगों के पास एक आध जो है कि टेलीफोन हुआ करते थे और किसी के पास कुछ हुआ नहीं करता था। आज देखिए बदलाव हुआ, तो आज जो है कि हर एक जनता के पास जो है मतलब कि कुछ ना कुछ हर घर में जो है कि नहीं तो कम से कम हर एक समाज में हर एक जगह जो है कि कंप्यूटर की व्यवस्था है। हर एक नागरिकों के पास अब जो है सेल फोन आ गया, हाथ में जो है मोबाइल फ़ोन है, आप लोगों के पास भी हाथ में फ़ोन है। और ये उस समय के सारे, जैसे सोचिए कि जो 1947 के समय में जो बच्चा हुआ था, 1947 के समय हम लोग जैसा जो लड़का होगा, आप लोग के जैसा जो बच्चा होगा, वो सारे लोग के बारे में सोचिए तो क्या उसके पास क्या होगा। आपके जैसा आप जिस प्रकार से यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो क्या आप सोचिए, ध्यान से सोचिए, क्या उसके पास होगा। उस समय तो जब टेलीफोन ढंग से नहीं था, बड़े बड़े लोगों के पास जो है, जो पैसे वाले थे, जो मंत्री पद में थे या जो बड़े बड़े लोग थे, उनके पास जो है कि इस प्रकार के मोबाइल फ़ोन, इस प्रकार का भी मोबाइल फ़ोन नहीं, उसमें जो बातचीत करने का जो है काम होता था। आज तो सारा काम जो है मोबाइल फ़ोन से हो जाता है। हम लोग कोई सामान मंगवाना है मोबाइल फ़ोन से मंगा सकते हैं, हम लोग कोई सामान घुमाना है मोबाइल फ़ोन से घुमा सकते हैं, हम लोग कुछ करना है तो हम लोग मोबाइल फ़ोन से सारे कार्य जो है कि हम लोग ये जो है कर सकते हैं, ये सारा कार्य जो कर सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जो इस प्रकार से सोचा जाए तो एक समय ऐसा भी था जिसमें जो है ऐसा कुछ नहीं था। मतलब उस टाइम जो है कि नहीं था। लेकिन आज जो है कि हम लोग के पास है, साधन है। तो ये सारा चीज़ परिवर्तन को जो हमारा संविधान ने स्वीकार किया है कि समय समय पर जो परिवर्तन होते हैं और उस परिवर्तन को जो है मानना ही चाहिए और माना ही जा रहा है।
उन्होंने उसे पवित्र, अस्थायी और ना बदलने जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा। मतलब जो उस समय लिखा गया उस समय का ज़रूरत था, आज जो लिखा जाएगा आज के समय की ज़रूरत है, उसे ना बदलने का जो है सोचा नहीं गया था। इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा है। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहा जाता है। और जो है कि संविधान में जो भी कुछ बदलाव होते हैं उसे क्या कहा जाता है, संविधान संशोधन कहा जाता है। उसको जो है कि संविधान संशोधन कहा जाता है। संविधान के संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया गया है। मतलब ये सारी चीज़ को जो व्यवस्था को दर्ज करके रखा गया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें, थोड़ा इसको बड़ा कर लें, कर लिए बड़ा। आप लोगों को समझ आ रहा है? यस या नो कुछ बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। करो वेटिंग, मैं आप लोग का कमेंट का वेट कर रहा हूँ। करने का इच्छा है? 4-5 शब्द लगेंगे ऐसे लिखने में, लिख दो। चलो ठीक है, नहीं मन कर रहा है तो आगे पढ़ाते हैं। को पहली बार पढ़े तो इसे समझना मुश्किल होगा। जब आप संविधान को पहली बार, इतना दिन से इसीलिए आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था, क्या कि आप ही लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा भी है कि संविधान को आप पहली बार पढ़ें तो समझना मुश्किल लगेगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी, कितना मेहनत के सोचो, पहली बार में ही आपको समझा दिए, है ना। पहली बार में ही जो है कि आप लोगों को संविधान के बारे में समझा दिए। जबकि यहाँ पर जो है कि साफ साफ लिखा हुआ है कि पहली बार पढ़ने में जो है कि आपको समझना मुश्किल होगा। तो उसके बावजूद भी जो है कि इतना लंबा लंबा वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाने का जो है प्रयास हमने किया है कि नहीं। मेहनत की है कि नहीं, आप लोग क्या लगता है? कमेंट लिख के कमेंट करिए। आप लोग को लगता है कि हमने मेहनत किया, ऐसा लगता है तो कमेंट करके बोलिए नहीं किए मेहनत ना। चलो जाने दो, नहीं मेहनत की तो भी कोई बात नहीं, और मेहनत किए तो बोलो क्या मेहनत। आप लोग सही बताइए, आप लोग को लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं? नहीं लगता है ना, कोई बात नहीं। मन की बात बताना, भले मन की बात जो है कि जो अंदर से है कि लगता है कि मेहनत कर रहे हैं तो बोलना हाँ, नहीं किए हैं तो बोलना नहीं किए हैं, लेकिन इस शब्द में लेके बोलना कि हाँ मेहनत किए हैं। ऐसा नहीं कि हाँ एस मतलब समझ नहीं आएगा, एस मेहनत नहीं किए हैं ना। चलो जो भी है आप लोग को बता दीजिएगा कि आपको लगता है कि हमने मेहनत किया है तो लिखिएगा। पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल होगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। मतलब इसको उतना मुश्किल भी नहीं है, आप लोगों को समझा दिए तो क्या मुश्किल आया? कहीं मुश्किल नहीं आया, खाली हमको जो फेस लाना पड़ा अपना, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ऑडियो में समझ में नहीं आ रहा था, वीडियो ले आए। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाए। मतलब भारतीय संविधान में बताता है किस प्रकार से राष्ट्रपति को कितने अधिकार हैं और उसे किस तरह से चुनाव किया जा सकेगा, किस तरह से चुनाव चुनना है, मुख्यमंत्री को किस प्रकार चुनना है, किस प्रकार से वोट देना है। ये सारा सिस्टम जो हमारा संविधान स्पष्ट रूप से बताता है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसला लेगा। मतलब कौन क्या फैसला ले सकता है, मुख्यमंत्री क्या क्या फैसला ले सकता है, प्रधानमंत्री क्या क्या फैसला ले सकता है, कौन क्या फैसला ले सकता है, कौन नहीं क्या फैसला ले सकता है। ये सारे अधिकार जो है संविधान में लिखा हुआ है। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा, मेरा नाम आ गया, रेखा कौन है, चलो मेरा नाम आ गया, सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है। मतलब सरकार का भी जो एक सीमा तक जो है रेखा दिया गया, लक्ष्मण रेखा। रामायण के समय में लक्ष्मण रेखा दिया गया था, उसी लक्ष्मण रेखा के बारे में यहाँ पर भी बात हो रहा है। तो एक लक्ष्मण रेखा जिसे सरकार भी पार नहीं कर सकती, उस रेखा को जो है कि सरकार भी पार नहीं कर सकती। ये संविधान के द्वारा ये लक्ष्मण रेखा दिया गया, ना कि लक्ष्मण के द्वारा। मतलब ये जो लक्ष्मण रेखा दिया गया है सरकार के द्वारा भी नहीं दिया गया, संविधान के द्वारा दिया गया है। और मेरा भी नाम है तो हम भी नहीं दिए रेखा ऐसा। लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती है। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में है। मतलब शेष 3 अध्याय, ये तो पहला अध्याय था और 3 अध्याय जिसमें आप लोगों को संविधान के बारे में पढ़ना है। मतलब उसमें भी बहुत मेहनत के साथ पढ़ाना होगा। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा नहीं, नज़र डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में किस तरह काम करते हैं। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी
प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। मतलब इस किताब में कुछ ही जानकारी है, संपूर्ण जानकारी जो है कि इस किताब में भी नहीं दिया गया। प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समझती है, इसके कुछ पहलुओं पर आपके अगले बरस की किताब पर चर्चा होगी। मतलब आज ही बोल दिया गया है कि आने वाले 10 क्लास में, अभी आप लोग 9 क्लास में हैं, 10 क्लास में आइएगा, फिर हम लोग किसी में आएंगे। मतलब किस में आएंगे, संविधान के बारे में पढ़ाया जाएगा, उसमें थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ाया जाएगा। और ये लगता है कि किताब समाप्त हो गया है। यहाँ पर कुछ कुछ भेद हैं, आप क्वेश्चन नोट करते जाइए। पहला क्वेश्चन, रंग भेद से आप क्या समझते हैं? हो सकता है आप बनाए होंगे इस क्वेश्चन को, उसके बावजूद भी इसे नोट कर लें। रंग भेद से आप क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, धारा, धारा से आप क्या समझते हैं? संविधान से आप क्या समझते हैं? संविधान संशोधन कैसे किया जाता है? संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं? यदि जल्दी जल्दी बोल दिया गया है तो आप वीडियो को थोड़ा रोक कर आप इसको कर लीजिएगा। संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? प्रारूप समिति से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर से प्रारूप लिखा हुआ है तो प्रारूप से आप क्या समझते हैं? प्रारूप समिति हटा दो। दर्शन क्या है? प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए। इसके बाद जो है कि यहाँ पर दिया गया अभ्यास का जो प्रश्नावली है, मतलब इसमें जो क्वेश्चन दिया गया उसे आप लोग कंप्लीट करना है। कितना क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन आपका जो है कि कितना है, 9 क्वेश्चन है। 1 से लेकर 9 तक आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन है थोड़ा सा देखने का प्रयास मैं भी करता हूँ आप लोग के साथ साथ। नीचे कुछ गलत वाक्य दिए हैं, मतलब गलत सही करेक्ट आंसर देखना पड़ के जो सही गलत करना है आप लोग इसको कर लीजिएगा। आप लोग समझदार हैं, आप लोग कर सकते हैं, इसको करिएगा। आप लोग के द्वारा जो है कि इसे कर लेना चाहिए। अब आगे देखते हैं, आगे कहाँ देखें, ये ख़त्म हो गया तो बहुत दिन के बाद हम लोग जो है कि ख़त्म कर ही लिए। अब होती है कुछ आपस में हम लोग का बातचीत कर लें। थोड़ा सा सेट कर लेते हैं कैमरा और बढ़िया से। तो आप लोगों को जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद बना रहे हैं, इसके साथ टेस्ट होना भी ज़रूरी है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके लिखिएगा क्या टेस्ट हर एक वीक में होना चाहिए या फिर एक सप्ताह में एक दिन करें या ना करें। आप लोग को ये टेस्ट में मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग आंसर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप लोग को डर लगता है या फिर आप लोग टेस्ट के लिए भाग लेने के लिए समय नहीं है, इसके बारे में आप लोग अपना कमेंट करिएगा। अब बताइएगा कि हाँ मैं टेस्ट में भाग लेना चाहता हूँ। ये तो पहला आ गया, अभी तक तो टेस्ट का वीडियो नहीं डाला गया, उसके बाद भी जो है कि आप लोगों ने जिस प्रकार से उत्सुकता दिखाई है टेस्ट में आने की, पहुँचने की, ये तो बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ आप लोग का जो है कि जैसे वीडियो शुरू हुए तो आप लोग कमेंट करिएगा गुड मॉर्निंग का, अपना नाम लिखिएगा, जो कि आप लोग नाम लिख भी रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है कि इस चीज़ को रेगुलर करिएगा, नाम जो है लिखना है और प्रेजेंट कर देना है। आई एम प्रेजेंट कमेंट करना है। समझ में आ रहा है तो हाँ बोलिए, ना बोलिए। और आप लोग को लगता है वास्तविक में कि हम मेहनत करके आप लोग को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, जब तक स्कूल नहीं खुल जाता है तब तक आप लोग यहाँ पर पूरा वीडियो देखिएगा, फुल वीडियो देखिएगा। क्या है कि ये वीडियो बहुत मेहनत से आप लोग के बना दिए हैं। और आप लोग को यदि शॉर्टकट चाहिए, मतलब सबसे छोटा सा चाहिए, लंबा नहीं चाहिए, तो बोलिएगा 2-2 मिनट का वीडियो डाल देंगे, है ना। और इस तरह का भी वीडियो बना हुआ है तो उसी प्रकार जो छोटा वीडियो है उस तरह से बना दूंगा। लेकिन आप लोग को चाहे लगता है कि नहीं हमको यही चीज़ इसी तरह से पढ़ना है, इसी तरह से हम लोग को सही समझ में आ रहा है और इस तरह से हम लोग अच्छा पढ़ पा रहे हैं, अच्छा सीख पा रहे हैं, तो आप लोग के लिए इस तरह लंबा वीडियो होगा। लेकिन आपको यदि लगता है कि नहीं बहुत लंबा वीडियो हो रहा है और हम लोग लंबा वीडियो नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे, तो फिर आप लोग यदि कहिएगा तो 2-2 मिनट का, मात्र 2-2 मिनट का वीडियो, कितना बढ़िया, आराम से एक चैप्टर आया 2 मिनट में ख़त्म। अरे क्या बताएंगे, हमको भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन चलो, तो आप लोग का नाम लेना ज़रूरी है। यहाँ पर आफरीन, रश्मि, पंकज, प्रकाश, ये 4 ही बच्चे हैं जो रोज़ लाइव आते हैं। बाकी सारे जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे तो महान हैं, पता नहीं कहाँ से
कैसे हो रहे हैं, कितने महान बच्चे हैं, इतना महान बच्चा है, उसको तो पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो आप लोग भी महान बनने का उस तरह से यदि चाहेंगे कि उस तरह का महान बनने के लिए, तो फिर आप लोग भी जो है गायब हो जाइएगा, फिर हमको बनाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, हमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग हमें मेहनत कराना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं कराना चाहते हैं तो आप लोग भी गायब हो जाइएगा। तो थोड़ा सा हम मेहनत आप लोग के लिए करना चाहते हैं। अभी जो है ये तो पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, वो पहला चैप्टर एक बार फिर से हम पढ़ाएंगे, क्या कि उसमें जो है मेरा फेस नहीं है और आप लोग को उतना समझ में नहीं आया। भूगोल का भी जो है पहला चैप्टर को भी पढ़ाएंगे और जो है कि सिविक्स का भी पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन अब अभी नहीं पढ़ाएंगे उसको। जो है कि पूरा ख़त्म करने के बाद, जितने भी चैप्टर जो बचे हुए हैं उसको ख़त्म करने के बाद दोबारा लास्ट में जो है कि पहला चैप्टर को टच करेंगे। उसमें हम भी जानते हैं, समझते हैं, उसमें जो उतना विशेष बातों को नहीं बता पाए हैं, लेकिन जितना इसमें समझा के आप लोगों को बताए हैं, इस चैप्टर में आपको जितना समझा के बताएं। सिविक्स का दूसरा चैप्टर जो आप लोगों को समझाए हैं 5 पार्ट में बन गया वीडियो। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट करते करते जो है 5 पार्ट, मतलब 5 दिन का जो है समय आप लोगों का लगा एक अध्याय ख़त्म करने में। तो इसमें समझ आना ज़रूरी है। वहाँ पर आपने देखा लास्ट में कि वहाँ पर लिखा हुआ भी था, क्या लिखा था ना कि इतना आसान नहीं है समझना, लेकिन ये भी बात है कि समझ सकते हैं, हम लोग समझ भी सकते हैं। और एक बात, आप लोग को यदि समझ नहीं आया ना, यदि वीडियो समझ नहीं आया है, तो एक हम बताते हैं उपाय, इसको एक बार फिर से देखो, और उसके बाद यदि समझ नहीं आए तो आप हमसे संपर्क करें, कॉल करो, हमको कॉल करके बात करो, SMS करो, है ना, चैट करो, कुछ भी करो, लेकिन हमसे संपर्क करो। और क्या समझ नहीं आया है वो हमको बताने का प्रयास करो, और क्या समझ नहीं आया उसको लिख कर बताओ कि मुझे ये समझ नहीं आया। ऐसा नहीं कि हमको समझ नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, क्या समझ नहीं आया, उस चीज़ को लिखो। ऐसा नहीं कि मुझे समझ में नहीं आया, इसमें हमको भी समझ में नहीं आया कि आपको क्या समझ में नहीं आया। तो हमको समझ में आना चाहिए कि आपको समझ में क्या नहीं आया। इस चीज़ को समझने के लिए आपको चीज़ को टाइप कर दीजिएगा, या फिर आपको कॉल करके बात कर सकते हैं, कॉल करके बात करें कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया। और दूसरी बात, और एक उपाय बताते हैं। क्या होता है, बहुत लोगों को शर्म लगता है बात करने में, लेकिन टाइप करने में कोई शर्म नहीं। हमारा चेहरा भी नहीं दिखेगा वहाँ पर, तो आपको टाइप करने में क्या चीज़ का शर्म, कोई शर्म नहीं। आप टाइप करके लिखिए, मुझे ये समझ में नहीं आया, ये चीज़ समझ में नहीं आया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बात करने में जो है अलग अलग तरीक़ा से हम लोग बात कर ही सकते हैं। तो हर प्रकार से आप लोग जो है कि पूछ सकते हैं, हाँ ना। एक बार देखो, सबसे पहले बात आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, समझ में नहीं आया तो भी अच्छा बात है ना, क्योंकि किताब खुद बोलता है कि आपको इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो एक बार में समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा से देखो। अब इस वीडियो का मतलब क्या है, आपको समझने के लिए आपको शुरुआती वीडियो ये पार्ट में आया, 5 में है कि नहीं। पहला वीडियो बना कितना 16 मिनट का बना हुआ था, उसके बाद जो है बनते गया ये 50 मिनट 48 मिनट करके, है ना, 1 घंटा का इस प्रकार का वीडियो करते करते आपका जो है 5 वीडियो बना। तो ये 5 वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा, ये पहली बात है। और यदि आपको समझ नहीं आया तो फिर 5 वीडियो को फिर दोबारा देख लो। उसके बाद यदि आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपको शर्म भी नहीं आएगा, क्योंकि आप तो लिख के देंगे, हम तो देखेंगे थोड़ी ना, आपको सामने से बात थोड़ी ना करना है, लिखना है, कमेंट करना है। उसमें समझ में आ जाएगा कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया उसको आपको लिख के हमको भेजना है। या तो फिर आप, मेरा नंबर जो है कि आप लोग के पास है, पहले से ही आप लोग के पास मेरा नंबर है, ग्रुप में है तो उसमें भी आप लोग का नंबर है, बेहिचक आप जो है कि कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या समस्या है, किस प्रकार की समस्या है, इस सब्जेक्ट में किस प्रकार का, कि अभी हमको जो है कि और सारा लेना है। अभी तो हमने जो है कि ये जो है आपको पढ़ाना क्या शुरुआत किया है, सिविक्स पढ़ाना शुरुआत किया। सिविक्स का पहला चैप्टर एक प्रकार से कंप्लीट किया, उसको जो मैं फिर से लेना चाहता हूँ, क्योंकि उतना उसमें समझ में नहीं आया, हमको पता है। लेकिन इसमें जो दूसरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ें उसमें समझ जरूर आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाया और बहुत समझा के पढ़ाया। और इसी प्रकार जो है भूगोल भी जो है कि हम जो दोबारा लेना चाहेंगे, उसमें भी आप लोगों को समझ में नहीं आया था। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया था, कॉल आया था कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तभी हम जो है कि इस प्रकार से फेस आए। आप लोग के पास जो चेहरा देख रहे हैं इसी कारण से देख पा रहे हैं, क्योंकि किसी लड़के के द्वारा कहा गया था कि सर आपका चेहरा देखे बिना समझ नहीं आ रहा है, तो उसको जो है हमने चेहरा भी दिया, और उसमें जो उतना विस्तार नहीं किया था, लेकिन इस वीडियो में विस्तार हमने किया है। तो आप लोग जो है कि विस्तार पूर्वक इसको समझने का प्रयास करिए, और नहीं समझ में आता है तो कॉल करिए, मैसेज करिए, SMS करिए, लाइव चैट करिए, जो भी करना है आप कर सकते हैं। ये ऑप्शन होगी आप लोग के साथ। तो आप ये मत शर्माइएगा मत कि सर क्या सोचेंगे कि इतना लंबा बढ़ाने के बाद समझ में नहीं आया, तो ये आप मत सोचिए। सोचने का काम आपका नहीं है, सोचने का मेरा काम है कि आपको किस तरह से समझाना है, ये मेरा काम है। आपको समझ नहीं आता है 10 बार पूछिए, 20 बार पूछिए, 100 बार पूछिए, क्योंकि आप जो है
तो जब तक समझेंगे नहीं तब तक कोई फ़ायदा नहीं है हमको वीडियो बनाकर, इसलिए आप करिए। इसके बाद देखो, अभी हमें हिस्ट्री पढ़ाना है, ये तो सिविक्स चल रहा है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है और इकोनॉमिक्स भी तो पढ़ना है, सारा चीज़ पढ़ना है। तो आइए बढ़िया से हमें कमेंट करिए, सपोर्ट करो कि तुम लोग का सपोर्ट, एक प्रकार से मेरा सपोर्ट करो कि तुम लोग इस वीडियो को देखो, तभी समझ में आएगा। तो ये सपोर्ट करना है कि आप लोग को वीडियो पूरा देखना है, तभी ना समझ में आएगा, तब मेरा भी सफल होगा कि हम ये वीडियो तो हम आप ही लोगों के लिए बना रहे हैं, अपने लिए तो नहीं बना रहे हैं। अपने आप को पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए, अपने आप को पढ़ाने के लिए तो मैंने बनाया नहीं, आप लोगों के लिए बनाया है। तो आप लोग जो है मेरा सपोर्ट करिए, पूरा वीडियो देखिए। और मेरा एक और सपोर्ट करना है कि आप लोग लाइव चैट में आइए और बताइए क्या समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो S9 करते रहिए। हाँ समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया वो भी बताना है, क्या समझ में नहीं आया ये भी बताना है। और टेस्ट तो मैं ला रहा हूँ, लाइव टेस्ट लाऊंगा, है ना, हर सप्ताह जो है कि हम लाइव टेस्ट लाने का प्रयास करूँगा, और उससे भी पता चलेगा कि आप लोग कितना समझें। MCQ परीक्षा होगा तो MCQ की तरह जो है कि क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको जो है कि 10 क्लास में हेल्प करेंगे, इसलिए आपको अभ्यास करना है, अभ्यास चैप्टर को जो बनाना है। लेकिन MCQ आपको जो 9 क्लास फाइनल में जो है पास कराने के लिए, और आपको 99.9 जो है % इस वीडियो को आप देख लेंगे MCQ वाला, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम SST पढ़ा रहे हैं तो SST में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद यदि दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिलहाल SST पढ़ा रहे हैं तो SST में पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद।